नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। इंदौर की राजवाड़ा महल में हुई मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में मंत्री विजय शाह नहीं पहुंचे। मीटिंग से ठीक पहले सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई, लेकिन मंत्री विजय शाह नजर नहीं आए। दरअसल मंत्री जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित बयान के बाद से ही अंडरग्राउंड है। आज इसी पर हम कई सवाल पूछेंगे, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और सीधा उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मंगलवार को माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर इंदौर में मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग से पहले राजवाड़ा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई, लेकिन इस ग्रुप फोटो में नहीं दिखे मंत्री विजय शाह। सबकी निगाहें विवादित मंत्री विजय शाह पर टिकी थी, ताकि शायद दिख जाएं विजय शाह मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री हैं। अब सवाल है कि मंत्री विजय शाह खुद ही कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए या फिर सरकार ने उनसे खुद ही दूरी बना ली। कभी कभी कैबिनेट में नहीं पहुंचना ये व्यक्तिगत कारण होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कैबिनेट में कोई अनुपस्थित नहीं रहता। समय समय पर अलग अलग कैबिनेट में कोई किसी कारण से नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया, तो विजय शाह जी का कोई कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने या किसी ने कुछ कहा, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर जुडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। एसआईटी बन गई है। एसआईटी को गंभीरता से कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो एफआईआर हुई है उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा, इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। कैबिनेट मंत्री विजय शाह आज इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक की मीटिंग में नहीं पहुंचे। बड़ा सवाल हुआ, बड़ी चर्चाएं हुई। अगर पहुंचते तो शायद मामला तुल्य पकड़ता, चर्चाएं होती। इसको लेकर शायद मोहन सरकार ने ही कैबिनेट मंत्री विजय शाह को इस मीटिंग से दूर रखा। सवाल यह भी उठता है, अगर वो आते तो लोगों का ध्यान, मंत्रियों का ध्यान उनके ऊपर जाता और मामला तुल्य पकड़ता। हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के बाद इंदौर जिले के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। मानपुर में दिए आपत्तिजनक भाषण के बाद विजय शाह ने 2 बार माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनके भाषण को गलत बताया। कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने मामले की जाँच के लिए एक एसआईटी भी गठित की है। जब से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह के मामले ने तूल पकड़ा है, तभी से मंत्री जी अंडरग्राउंड है। सोशल मीडिया पर उनकी किसी भी तरह की गतिविधि नहीं है, तो वही मीडिया के माध्यम से भी वे कुछ नहीं कह रहे हैं। सबसे साफ तो ये है कि भाजपा के किसी भी नेता के साथ अब सार्वजनिक रूप से मिलना जुलना भी नहीं है। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। कई सवाल हैं, खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वकील रुचिका गोहिल जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके साथ साथ पूर्व आईएएस ऑफिसर सभाजीत यादव सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल देव आनंद सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सहयोगी अजय भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सभाजीत सर, देव आनंद सर और रुचिका जी। देखिए, आगे बढ़े इससे पहले जरा समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी गठित करिए, जांच कराइए। एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक महिला अधिकारी रखिएगा। तो एसआईटी का जो गठन हुआ उसमें 3 अधिकारी हैं, एक आईजी स्तर की, एक डीआईजी स्तर की, एक एसपी स्तर की, और जो एसपी स्तर की वाहिनी सिंह है वो महिला है, चूंकि उन्हें समिति में जगह दी गई है। अब जांच के बिंदु क्या होंगे, जांच किस तरफ जाएगी, आज कैबिनेट मीटिंग में तमाम सवाल वो हैं जो जिनके हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सभाजीत सर आपके पास आ रहा हूं। और सभाजीत सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके भी कार्यकाल में सर कई कमेटियां बनी होंगी, कई समितियां आपने बनाई होंगी जांच करते हुए, खासतौर पर तब जबकि इस तरह के विवादित बयान हो, तो क्या क्या मद्देनजर रहता है, किन किन बिंदुओं पर फोकस रहता है? देखिए, ये चूंकि माननीय
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला पहुंच चुका है और उन्हीं के आदेश निर्देश पर ये इसमें कार्यवाही प्रचलित है। तो एसआईटी का गठन ठीक है कि प्रारंभिक तौर पर हाई कोर्ट के आदेश पर, चूंकि एफआईआर हाई कोर्ट का आदेश था, एफआईआर हुई थी, एफआईआर में कुछ कमियां थी और ये लगा कि जो भी न्यायालय को, तो अब माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया जा चुका है और उसके तहत एसआईटी का गठन भी हो चुका है। मतलब 28 तारीख तक उसकी रिपोर्ट देनी है। इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है क्योंकि मामला अभी न्यायालय के समक्ष ही है। ठीक, शिवाजी सर, मैं आता हूं आपके पास। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस तरह की जांचों में अमूमन जब समितियां होती हैं या जो कमिटीज होती हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएं रहती हैं, जांच के क्या बिंदु रहते हैं। मैं दोबारा इस पे आऊंगा आपके पास। अजय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले मैं जरा रुचिका के पास जा रहा हूं। रुचिका गोहिल जी हमारे साथ हैं। रुचिका जी, आपसे एक सवाल है। देखिए, ये कोई भी थाने का, चौकी का कांस्टेबल होगा, उम्र गुजर जाती है एफआईआर लिखते लिखते, तो ये इतना अहम काम किसी इतने नए नौसिखिया आरक्षक को दे दिया गया जिसने एफआईआर तक सही से नहीं लिखी, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, या दरअसल बड़ी सोच समझ के किसी अनुभवशाली व्यक्ति से ही लिखवाई गई, लेकिन लिखवाई गई अनाड़े की तरह? आपका कहना सही है, बट मैं आपका प्रश्न इसमें क्लियर समझी नहीं। आप मुझसे क्या ओपिनियन चाहते हैं कि ये एफआईआर ऐसी क्यों लिखवाई गई, या ये किसी ऐसे जूनियर अधिकारी से जानबूझ के लिखवाई गई? इस बारे में तो कैसे हम आपको कोई ओपिनियन देंगे। बट द पॉइंट इज कि यस, एफआईआर में बिल्कुल तथ्य नहीं है, मेरिट्स नहीं है। 14 मई को जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद जो आनंद फानंद में एफआईआर रजिस्टर करी, उसमें उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को कॉपी पेस्ट कर दिया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूट्यूब वीडियो के इनफैक्ट ट्रांसक्रिप्ट तक नहीं लगाए, जो इनको करना चाहिए था। जो एक्चुअली में ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ था, उस चीज के बारे में डिस्कशन तक नहीं किया। तो इसीलिए 15 तारीख को दोबारा से हाईकोर्ट को कॉग्निजेंस वापस से मैटर को हियरिंग में लेके ये कहना पड़ा कि एवरीथिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द ऑर्डर नीड्स टू बी टेकन एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एफआईआर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कौन इसमें हाथ झड़ाने की कोशिश कर रहा है, या जानबूझ के किसी एक ऐसे जूनियर अफसर को दे दिया गया लिखने के लिए, या किसी आला अधिकारी से लिखवाया गया पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचने के लिए। इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने काफी सख्त ओपिनियन अपनी बना रखी है इस इशू को लेके। इतना आसान नहीं रहेगा इतनी इजीली इस चीज से बाहर निकल जाना। चाहे वो एफआईआर, चाहे कितने भी कच्चे शब्दों में उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करी, तो एसआईटी का गठन उन्होंने कर ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसी चक्कर में करना पड़ा ना, क्योंकि देयर वाज नो मेरिट्स इन दी एफआईआर पर से। इनवेरिएबली वो क्वॉश हो जाती। जैसे उनको स्टे देना पड़ा अरेस्ट पे, जस्ट बिकॉज देयर वाज नो मेरिट्स इन दी एफआईआर, जस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस इन अ प्रॉपर मैनर। एसआईटी का गठन करना पड़ा ताकि इस चीज का इन्वेस्टिगेशन हो, और एक्चुअली में हुआ क्या है, ये सेंटेंस ऐसा उन्होंने किस तथ्य पे, किस बेसिस पे पास किया है, इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन होके चीज सामने आए। ठीक, मैं इस पे आऊंगा आपके पास, क्योंकि मुझे आपसे ये पूछना है कि एफआईआर में क्या होना चाहिए, उस एफआईआर में क्या नहीं था। एक एडवोकेट से बेहतर कौन बताएगा। कर्नल देव आनंद सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। कर्नल साहब, स्वागत करता हूं मैं आपका। जय हिंद। कर्नल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जितनी भी उस बयान के बाद से कार्रवाई हो रही है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना, इसमें दखल देना, इसमें चिंता जताना, इसके अलावा जो सरकार की तरफ से कार्रवाई है या एसआईटी का गठन है, क्या इससे सेना के उन तमाम जवानों को सेटिस्फैक्शन है जिसमें सेना की ही एक जवान के लिए, सेना की एक ऑफिसर के लिए गलत बयानी की गई थी, अभद्र टिप्पणी की गई थी? तो क्या सेटिस्फैक्शन है इस कार्रवाई से, या सेना अभी सेटिस्फाई नहीं है? एक व्यक्तिगत तौर पे आप भी सेटिस्फाई नहीं है? जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूंगा और आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जी सर। पर मैं जितने मेरे से पहले दो विद्वानों की मैंने बात सुनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सेना से जुड़े हुए मामले हैं उनको शायद इतनी संवेदनशीलता नहीं है लोगों में। मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत कि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है तो हम पुलिस को बुलाते हैं, जब पुलिस अपना काम करने में नाकाम हो जाती है आप पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाते हैं, जब पैरामिलिट्री फोर्स भी कोई कारण काम नहीं कर पाती है तो सेना को बुलाया जाता है। क्यों ऐसा? ये इसलिए कि आर्मी, सेना आपका लास्ट हथियार है देश के लिए।
मैं यहीं से आगे बात लेता कहूंगा, जब देखिए सैनिक क्या कर सकता है। अब जब सैनिक को कोई व्यक्ति उसके धर्म के आधार पर गाली दे, तो सेना में तो कोई कानून है नहीं, हम तो बाहर बोल नहीं सकते। उनके तो आपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स ले रखे हैं, दे कांट कम इन पब्लिक डोमेन। मैं वेटरन हूं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं मेरा दुख। और आप देखिए एक आतंकी से मुकाबला करते हैं। ये देखिए, ये मानसिकता के लिए मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं। आज मेरा मन, मैं बहुत डिबेट्स में गया हूं, पर आज मैं आग्रह करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है इन विद्वानों से। एक सिविल सर्वेंट भी बैठे हैं, बड़े वकील भी बैठे हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी बैठे होंगे। आप एक बात बताओ, सैनिक क्या करे जिसकी जबान पे ताला आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिया? जब उनके सेना के अधिकारियों को आप सड़क का गुंडा कहते हैं, उनके धर्म पूछते हैं, सैनिक की जाति पूछते हैं, सैनिक जब कोई अपना ऑपरेशनल काम करता है जो देश आदेशित करता है, तो सैनिक से जवाब मांगे जाते हैं। और देखिए कि जिस प्रकार अब सैनिक और सैनिक के परिवार की बात आती है, हम सबको पता है कि किस प्रकार से सैनिक और सैनिक के परिवार को बहुत सारे लोग अलग नजरिए से देखते हैं। पुलिस भी पिछले कुछ चंद एक महीनों में, वर्षों में देखा गया कि किस प्रकार से सैनिक जो वर्दी में उसको उठा करके भी मार पिटाई। तो देखिए सैनिक क्या कर सकता है साहब, सैनिक के पास कुछ नहीं है। पर जो आपने सवाल किया, क्योंकि सेना की ट्रेनिंग अपने नागरिकों के प्रति कुछ भी व्यक्त करने की नहीं होती है, हमें संस्कार वो हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अब करें। अब जो आपने जो बात कही, ये मनोबल, मेरे को लगता है कि जो भी इस तरह के लोग हैं वो यकीनन उस नैरेटिव का हिस्सा है जो देश में इनडायरेक्टली देश को खत्म करना चाहते हैं। अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। सैनिक का मनोबल कम होगा तो मान के चलिए कि सैनिक का मनोबल कम, मतलब कि आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? याद करो, ये वही भारतीय सेना है जिसने 13 दिन में 71 के युद्ध में आपको विजय दी थी। ये वो भारतीय सेना जो श्रीलंका में सरकार ने आदेश दिया, हम 11,000 अपने साथियों को अपनी बाहों में दम तोड़ते छोड़ के आ गए। ये वही सेना है जिसने, आपने देखा कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, 4 दिन में जो देश चाहता है, उसमें देखिए सेना के अनंत बलिदान या हमारी सेना के शौर्य या पराक्रम पर कभी कोई सवाल नहीं है। इक्का दुक्का अगर व्यक्ति कोई ऐसा बोलता है तो वो देश की भावना नहीं कही जा सकती। इतना तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कर्नल साहब, इतना तो आप यकीन रखिए हम पे। जब बात आएगी तो फिर 99.9% आबादी की तरफ खड़ी होगी आपके पक्ष में। अजय मेरे सहयोगी, मैं आता हूं आपके पास कर्नल साहब। सर पर मेरा आज कर्नल साहब आ रहा हूं आपके पास में, मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ हैं। अजय, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, तो ऐसा तो था नहीं कि आज इंदौर में अगर कैबिनेट मीटिंग में विजय शाह पहुंच जाते तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती। उसके बावजूद उनका ना आना क्या पार्टी का निर्देश है या अपने ही वकीलों की तरफ से दी गई हिदायत है, उनकी अपील है, या उनका खुद का विवेक है भैया बहुत कांड हो चुका है, अब बाहर नहीं जाऊंगा जब तक ये सब सुलट नहीं जाता? देखिए आसिफ, सब कुछ मौन सहमतियों के साथ होता है और सारी बातें जब इस तरीके की जब बड़बोलेपन में बोल दी जाती हैं तो फिर जबान नहीं चलती, फिर मौन चलता है। सियासत में मौन के अपने मायने होते हैं और इशारों के अपने मायने होते हैं। इशारों ही इशारों में कहने और सुनने वाली बातें आपने और हमने खूब सुनी है सियासतदानों की। वैसे ही कमोबेश आज की कैबिनेट को लेकर विजय शाह पार्टी और सरकार के बीच संवाद हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में एक तस्वीर में लगा हुआ फोटो, एक होर्डिंग में लगी हुई तस्वीर विजय शाह की, कैसे उस होर्डिंग को हटाया गया था। शायद वो होर्डिंग की तस्वीर, उसको ले जाते हुए लोग आपकी नज़रों से और हमारे दर्शकों की नज़रों से भी ओझल नहीं हुए होंगे, मेरी नज़र से तो नहीं हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि जब होर्डिंग को हटाया जा रहा था, एक होर्डिंग में उनकी फ़ोटो थी और बगल में मुख्यमंत्री की फ़ोटो थी विजय शाह के साथ, तो उस होर्डिंग को हटा दिया गया था। तो उससे ही समझ जाना चाहिए था कि पार्टी विजय शाह के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल मोड पे नहीं है और इस पूरे मामले पर विजय शाह का ही अड़ियल रुख देखने को मिल रहा है। विजय शाह पार्टी संगठन से लेकर आलाकमान से लेकर सरकार के स्तर पर बार्गेनिंग कर रहे हैं और उस वक्त कोर्ट का ये पूरा मामला जो सरगम कोर्ट के चल रहे हैं वो भी चलते जा रहे हैं। एक तरफ कोर्ट का मामला, दूसरी तरफ विजय शाह की बार्गेनिंग से जुड़े हुए विषय, उनके पॉलिटिकल करियर, उनके राजनीतिक पुनर्वास के लिए उनके बेटे की को उत्तराधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करने से लेकर दूसरे कई मामले।
चाहे परिवार से कोई भी हो। क्योंकि इस पूरे मामले के यदि पृष्ठभूमि में देखेंगे तो बहुत बड़ा आदिवासी वोट बैंक जो गोंड जनजाति से आता है, जिसके वो सर्वे सर्वा राज परिवार से राजा के तौर पर ताल्लुक रखते हैं और जो मध्य प्रदेश में सरकार की दिशा और दशा तय करते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश भाजपा से लेके देश के पार्टी आला कमान तक भाजपा के वो हर कोई जो है इस पूरे मामले पर निर्णय लेने में कांपता सा नजर आता है। यदि कांपते नहीं होते हाथ तो अभी तक कब का विजय शाह को बुला कर या तो बर्खास्त कर दिया जाता। तो अजय, इसका मतलब ये कि जितना गुस्सा था वो केवल होर्डिंग हटाकर ले लिया गया क्या? मंत्री जी को तो हटा नहीं पा रहे, होर्डिंग ही हटा दो, हो गया इतने में। बिल्कुल कमोबेश तस्वीर तो यही दिखाई दी है। और आज जब इस पूरे मामले पर पार्टी संगठन की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया कि आखिर विजय शर्मा आज कैबिनेट में क्यों नहीं पहुंचे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कैबिनेट में नहीं जाना मतलब कोई वही विशेष कारण नहीं है, हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत कारण हो। तो व्यक्तिगत कारण उनके बहुत हावी चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। जिस तरीके से टीपा टिप्पणी की उन्होंने सेना के शौर्य और तमाम पराक्रम, जो अधिकारी थे जिन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया ऑपरेशन सिंदूर में, उन पर भद्दे भद्दी टिप्पणियां की। और पिछले कई मामले ऐसे हैं जिनको आपको मैं बताऊं, पिछले कुछ दिनों से तमाम, मैं अखबार की बात कर लूँ, हम टेलीविजन की तो बात कर ही लेते हैं, तो तमाम 100 बोला 1 लिखा मायने रखाता है। तमाम सारे अखबार, यदि लोकल रीजनल्स की हम बात कर लें तो उनमें सब कह रहे हैं कब तक ढोएंगे इस मंत्री को। मतलब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अपने इतने साल, 14-15 सालों का जो मेरी करियर है, कब तक ढोएंगे मंत्री जी को। तो मतलब खुद में ही कितनी शर्मिंदगी होती है। आज हमारे ही लिए कह दिया जाए, वही तो सवाल है कि आखिर चलिए ढोने का अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल ना भी करें तो इससे क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि बहुत बड़ा एसटी वोट है, बहुत बड़ी ये है कि खरगोन, हरसूद, उसके आसपास का बहुत बड़ा इलाका प्रभावित कर सकते हैं। और इससे ज्यादा अगर आप कहें तो विधायकी रख सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं, कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बयान है, क्या कोई पार्टी उन्हें लेने का रिस्क लेगी? खैर ये सियासत है, यहां तो अच्छे अच्छे बयान देने के बाद पार्टियां चेंज कर लेते हैं। मैं अजय लौट रहा हूं आपके पास। रुचिका जी हैं हमारे साथ। रुचिका जी, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना था, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप कई तरह के केसेस आपके पास आते होंगे। क्या जब आपके गिरफ्तारी पर रोक भी लगी हुई है तो वकील सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को कि जब तक ये मामला चल रहा है, अभी सुनवाई में डेट आने वाली है, आप अंडरग्राउंड रहें, थोड़ा सा शांत रहें, मीडिया से बचें, सजेस्ट करते हैं क्या ये चीजें? हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से पूरा इशू आया है सामने। तो जस्ट बिकॉज इसको और एग्रावेट नहीं करना है हमको, एंड पर्टिकुलरली एसआईटी गठित हुई है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने आप को अभी थोड़ा सा बिल्कुल सेटल्ड रखें या इजी रखें, या कोई ऐसी और कोई टिप्पणी ना कर दें, कोई इंटरव्यू ना दें कि आपका ये बात कोई गलत तरीके से चली जाए एकदम। और मैटर अभी क्योंकि सबजुडाइज है, द मेन प्रॉब्लम इज कि इट इज सबजुडाइज एंड द इन्वेस्टिगेशन विल फर्दर टेक प्लेस। तो इन दोनों कारणों से हम ये बिल्कुल एडवाइस करते हैं। और एक बात मैं आपकी बोलना चाहूंगी इस मंच से कि कर्नल देवानंद जी साहब ने कहा कि आर्मी कहाँ जाए। आर्मी के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी करता है, वो तो ये तो मंत्री हैं, कोई भी आम व्यक्ति भी, तो जुडिशरी, द थर्ड पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज देयर टू प्रोटेक्ट देम। आपके मुंह पे भले ही ताले लगे हों, जैसा आपने कहा था कि आपकी बात कौन रखेगा, हम आपकी बात रखेंगे और आपको न्याय भी दिलाएंगे। आप रुचिका जी, आप अकेली नहीं है, मैं भी बैठा हूं यहाँ पर, अजय मेरे साथ हैं, ये चौथा स्तंभ जो है। और कर्नल साहब ने जो कहा था ना कि आर्मी कहां जाए, मैं कहता हूं सर आप जहां मर्जी जाइए, देश आपके पीछे चलेगा, आप लीड करिए, और यही इस देश के साथ होता आया है और होता रहेगा। सवाजीत सर के पास में आ रहा हूं। सवाजीत सर, कितना फर्क आ जाता है जांच की गहनता में जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे मॉनिटर कर रहा हो, जैसा कि इस केस में? देखिए, बहुत फर्क आता है एक सामान्य आदमी। एक चीज मैं अभी उसमें पहले जोड़ दूं, मैं शायद उसको भूल जाऊं। जी साहब, मैडम ने कहा कि हमारे कर्नल साहब को ये चीज सोचना चाहिए कि भाई 140 करोड़ की जनता के पीछे खड़ी हुई है। सारे लोगों ने, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर एक ने आपके प्रति समर्थन व्यक्त किया, आपका सम्मान
किया, आपके साथ सम्मान पूर्वक हर चीज कर रहे हैं। अरे एक दो विजय शाह या कोई भी इस तरीके का व्यक्ति, और उस पर भी कि ऐसा नहीं है कि उस पर लोगों का मौन है। कार्यवाही की स्वाभाविक है कि कोई भी कार्यवाही की हम केवल उसको भावात्मक रूप से ही न देखें। कोई कार्यवाही जब न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ती है तो उस प्रक्रिया के तहत ही उस पर कार्यवाही होती है, और वो होना भी चाहिए। तो वो कार्यवाही भी चल रही है, इसमें हमको किसी के साथ भी ये चीज नहीं सोचना चाहिए। मामला चूंकि अब माननीय भाई उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा चुका है, किसी और को, और आप देखिए कि एसआईटी का भी उन्होंने निर्देश में, एसआईटी के निर्देश में भी ये कहा कि भाई एक महिला आईपीएस को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, और किस किस स्तर के अधिकारी सम्मिलित किए जाए। अपेक्षा केवल यही थी कि जो सत्य है, और जिस लैंग्वेज में आप सोचिए कि उन्होंने स्पष्ट भी किया कि आपने जो माफी मांगने का कार्य किया, माफी भी मांगा, लेकिन वो माफीनामा भी आपका माननीय न्यायालय ने कहा कि वो ड्रामा है और इस ड्रामे से कुछ नहीं होगा, हम तथ्य पर कार्य करेंगे। और इस पर हमको भरोसा रखना चाहिए कि भाई जो इतने वरिष्ठ अधिकारियों की लेकर के एसआईटी बनाई गई है, तो वो सारे लोग किसी के दबाव में, किसी के उसमें आ जाएंगे, ये हमको नहीं सोचना चाहिए। ठीक बात है। इसलिए मैंने पूछा था आपसे कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा हो तो फिर देखिए, बात मेरी बड़ी सीधी सी थी, और जनता के मन में भी यही सवाल रहा होगा कि निष्पक्षता, ये एक जो शब्द है उसी को लेकर जनता के मन में सवाल रहा होगा। उसी पर मैंने आपसे जानने की कोशिश की। बाकी अभी कर्नल देवानंद सर मेरे साथ हैं। कर्नल साहब, अगर 140 करोड़ एग्जैक्ट गिनती है देश की, तो 139 करोड़ 99,99,999 व्यक्ति आपके पीछे खड़े हुए हैं, अगर मेरी मैथ्स ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि देश का सैनिक कहां जाए। सर आप ये देखिए कि किसी सेना की रेजिमेंट ने, कंपनी ने, बटालियन ने एफआईआर नहीं करी। हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया, हाईकोर्ट ने खुद आकर कहा कि ये एफआईआर करिए। एफआईआर थोड़ी सी हल्की लगी तो उसको टाइट कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, कहा आपका बयान सही नहीं है। तो सर ये तमाम घटनाएं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश के सैनिक के लिए ये बताने के लिए उन्हें पर्याप्त है शायद कि आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए, आपके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके लिए यहां पर संस्थाएं हैं, मीडिया है, जुडिशरी है, यहां अच्छे लोग हैं, वो आपकी बात रखेंगे। सर मैं आपसे सहमत हूं। बहुत बहुत आपका आसिफ भाई धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, मानते हैं जी। मैंने कहा ना कि सेना दुश्मन से लड़ सकती है, पर अपनों के साथ हम क्या करें, हमारे को ट्रेनिंग नहीं दी गई, उन्हें हम संभाल लेंगे, चिंता मत करिए। बात मैं आपसे दो बात रखना चाहूंगा। देखिए सेना, और मैं मानता हूं इतना बड़ा नहीं, मैं इतना मेरा तजुर्बा नहीं है, पर एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि ऐसे जो जिस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ये अकेले नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं 8 साल से सिविल लाइफ के अंदर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते देखता हूं। आए दिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सैनिकों के साथ विभिन्न प्रकार के जो कानूनी अपराध होते हैं। मेरा एक आग्रह है देश से, और आपसे भी विनती करता हूं, आप सब लोग, हम तो आपके लिए हाजिर हैं, पर एक काम होना चाहिए देश के अंदर कि देखिए सैनिक और भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए कोई आयोग का गठन सरकार करे जिसके पास हम गुहार लगा सके। हर बार हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये एक आग्रह है। बाकी तो देखिए देश का, मैं मानता हूं कि एक कहावत है कि उस समुद्र में इतना दम नहीं था कि हमारी कश्ती डुबो देता, कश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। पर हम जानते हैं हम देश के लिए सदैव तैयार है। पर जो इस आयोग की बात कह रहा हूं, देखिए हमने पिछले 2 साल में देखा किस प्रकार के हमसे सबूत मांगते हैं लोग, उनको शर्म आनी चाहिए। अब मैं क्या बोलूं, बड़े राजनेता हैं, उनसे हम गुहार भी लगाएंगे तो अपने ऑफिस के बारे में घुसने तक नहीं देंगे। वो ये सच्चाई है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। द पीपल हैव टू राइज अबव, गिव अस राइट्स। When some crimes takes place against us, we should be protected because constitutionally soldier और soldier की वाइफ बाहर नहीं आ सकती। अब आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ था 2-3 महीने पहले, एक बच्ची को उठा करके पुलिस स्टेशन, एसआईटी इंक्वायरी हम नहीं समझते, आई एम सो सॉरी, लीगल लैंग्वेज में नहीं जानता हूं, वहां भी इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद पता लगा कि नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। तो साहब यही कह सकते हैं, सैनिक आपके हैं और हम दुश्मन से मुकाबला करेंगे,
पर हमारे परिवार और हमारी रक्षा आपके हाथ में है। सर कानून हम उसकी भी जानते बिल्कुल हैं, फिक्र मत हमने करिए, भी पढ़ाई मैं लिखाई भी की है। एक फौजी का बच्चा हूं सर, मेरे पापा एक्स सर्विसमैन नहीं, हैं, मैं आपका अभिनंदन, आर्मी से मैं हैं, हाथ जोड़ के और मैं विनती आपको, कर मैं सकता हूं। जितना उनको जान पाया और आपको जान नहीं, पाया, नहीं, मैं यही लीगल जानता हूं कि फौजी की बंदूक में जब तक एक गोली है वो हार नहीं मानता। आपके पास तो सर 140 करोड़ गोलियां हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसके लिए एक बिल्कुल फिक्र आखिरी मत बात करिए। कहना चाहूंगा मैं जी। देश से हाथ जोड़ के आपके चैनल के मार्फत, जी, कौन कि सा? याद रखिए जो सैनिक वहां खड़ा है वो अपने बच्चे को अनाथ बनाने के लिए तैयार है, जिससे कि देश का एक भी बच्चा अनाथ ना हो। वहां जो सैनिक खड़ा है, जो कुर्बानी देता है, वो अपनी बीवी को विधवा बनाने को तैयार सर है, अगर जिससे मेरी कि आंखें कोई भी छलक गई, भारत मैं की वाइंड अप बेटी, नहीं कर पाऊंगा फिर इस कोई बुलेटिन भी को सर। भारत की बेटी को आंच ना मैंने आए, वो ऐसा मैं मानता हूं। वो दंश Thank you very झेला भी much। है सर, मैंने देखा है जब पापा बॉर्डर पर रहा करते थे, वो क्या परिवार पर बीतती है मैं जानता हूं। लेकिन बारंबार सैल्यूट करता हूं सर, सलाम करता हूं सवाजीत सर की तरफ से भी, रुचिका मैम की तरफ से भी, और अजय की तरफ से भी आपको कर्नल साहब, और आपको इसलिए क्योंकि आप आर्मी का हिस्सा हैं, आप आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर इस वक्त। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, शुक्रिया है सवाजीत सर, रुचिका मैम, अजय बहुत शुक्रिया आपका, कर्नल साहब बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन जो ये डिबेट थी इसमें बार बार हर आदमी यही चाहता है कि जिसने इतना गलत कार्य किया है उसे पर्याप्त सजा मिलनी चाहिए। अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि कोर्ट, जिस पर हमें पूरा भरोसा है, वो उन्हें उनकी सजा जरूर देगा। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।